Welcome to online classes of Kuhu International Senior Secondary School. ऑफलाइन क्लासेस में हमने यूनिट 5 का चैप्टर द समिट विद इन कंप्लीट कर लिया था. आज हम उसी यूनिट की पोएम द स्कूल बॉय शुरू करेंगे. द स्कूल बॉय. So let's start the poem. The school boy in the poem is not a happy child. विद्यालय में पढ़ने वाला जो लड़का है इस पोएम में वो एक खुश बच्चा नहीं है. What make him unhappy? ऐसी क्या चीज़ है जो उसे नाखुश करती है. Why does he compare himself to a bird that live in a cage? और वो क्यों अपनी तुलना जो है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना, क्यों अपनी तुलना एक ऐसे पक्षी से करता है जो पिंजरे में रहता है, और अ प्लांट विद विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और एक पौधे से जो मुरझा चुका है जिसे अभी खिलना चाहिए था. ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना. पोएम पढ़ते हैं. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंटमैन winds his horn and the skylark sings with me. Oh what sweet company. I who is I here? I यहाँ पर एक छोटा बच्चा है. उसे पसंद है I love. वो बोलता है कि मुझे पसंद है to rise, उठना, in a summer morn, ग्रीष्म ऋतु की सुबह में. morn का मतलब सुबह यानी मॉर्निंग. when the birds sing on every tree, वो बोलता है कि जब प्रत्येक वृक्ष पर पक्षी गाते हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर शिकारी जो हैं, हंट्समैन का मतलब होता है शिकारी, दूर शिकारी जब अपना बिगुल बजाते हैं. विंड्स का मतलब यहाँ बजाने से है ब्लो. एंड द स्काइलार्क सिंग्स विद मी, और जब स्काइलार्क पक्षी, एक छोटी चिड़िया होती है ये, जिसको हिंदी में अबाबील बोला जाता है, वो गाती है मेरे साथ में. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. अरे वाह कितना मधुर साथ है ये. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है इसमें, वो बहुत हैप्पी है फर्स्ट स्टैंजा में, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु की सुबह जब उठता है तो उसे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है. उसे पेड़ों पर जब चिड़िया गाती हैं वो उसे सुनना बहुत पसंद है. दूर जब शिकारी जो हैं वे अपना हॉर्न बिगुल बजाते हैं वो उसे सुनना, उसकी आवाज़ अच्छी लगती है. और जब स्काइलार्क चिड़िया, जब वो सुबह उठता है स्काइलार्क चिड़िया के साथ में जब गाना गाता है तो वो उसका साथ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है. तो फर्स्ट स्टैंजा में वो बहुत खुश है. सेकेंड स्टैंजा. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमई. बट अब वो बोलता है कि लेकिन यदि स्कूल में, अगर मुझे विद्यालय जाना पड़े, कब? इन अ समर मॉर्न, ग्रीष्म ऋतु की सुबह, अगर मुझे ग्रीष्म ऋतु की सुबह स्कूल जाना पड़े तो वो बोलता है ओ अरे इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरे सारे आनंद को छीन लेता है. अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न. अब क्रूल आई यहाँ पर बोला गया है, यानी स्ट्रिक्ट जैसे जो टीचर्स रहते हैं उनके लिए बोला गया है. निर्दयी आंखें जैसे स्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए बोला गया है यहाँ पर. द अंडर अ क्रूल आई आउटवॉर्न, जब जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं उनके अंडर उनको बैठना पड़ता है बच्चों को. आउटवॉर्न का मतलब जैसे वो लेक्चर्स अपने जब देते हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जब वो अपनाते हैं तो उससे वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं और इंटरेस्ट लेते नहीं हैं वहाँ पे बच्चे. तो द लिटिल वंस स्पेंड द डे, वो छोटे बच्चे जो हैं अपना पूरा दिन बिताते हैं इन साइंग एंड डिसमे. अपना साइंग का मतलब होता है आह भरते हुए, एंड डिसमे का मतलब होता है पूर्णतः निराशा के साथ में. तो सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि जो बच्चा है वो नाखुश है बिकॉज ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, क्योंकि वो विद्यालय नहीं जाना चाहता है. वो कहता है कि मेरे सारे आनंद जो हैं वो सारे छिन जाते हैं जब मुझे ग्रीष्म ऋतु की सुबह विद्यालय जाना पड़ता है. और उसको टीचर्स के जो स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं उसके अंडर उसको बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और वो अपना बोलता है कि मैं आह भरते हुए और प्रबल निराशा के साथ में अपना दिन को वो बिताते हैं.
Third stanza, then at a time I drooping sit and spend many anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning boards, worn through with the dreary shorts. अरे, then at times, फिर समय आता है I drooping sit. ड्रूपिंग का मतलब होता है झुककर बैठना, मैं झुककर बैठ जाता हूँ, एंड स्पेंड और बिताता हूँ मैनी एनेक्सियस आर, कई सारे चिंतित घंटे. एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित. नॉर इन माई बुक, वो बोलता है ना तो मेरी किताबों में, कैन आई टेक डिलाइट, ना मुझे अपनी किताबों में आनंद आता है, डिलाइट प्रसन्नता होती है उनको पढ़कर. नॉट सिट्स इन लर्निंग्स बोर्ड, लर्निंग बोर्ड का मतलब यहाँ पर है क्लासरूम से, क्लासरूम में बैठकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो वो बोलता है कि मुझे वहाँ पर भी बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वॉर्न थ्रू, मैं थक जाता हूँ, वॉर्न थ्रू का मतलब होता है थक जाना. विद द ड्रेरी शॉर्ट्स, ड्रेरी शॉर्ट्स का मतलब होता है उबाऊ लेक्चर्स से. शॉर्ट्स का मतलब ऐसे बौछारें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लगातार होने वाले जो लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स में, तो कंटिन्यू, जैसे कभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो कंटिन्यू चलते हैं, तो वो मुझे क्या लगने लगते हैं, उबाऊ लगने लग जाते हैं. थर्ड स्टैंजा, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? इस स्टैंजा में जो बच्चा है वो कंपैरिजन करता है एक बर्ड से. वो बोलता है कि हाउ कैन द बर्ड, किस तरह से एक पक्षी जो है दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ है, सिट इन अ केज, वो पिंजरे में बैठ सकता है, एंड सिंग, और गा सकता है. मतलब पिंजरे में बैठकर एक पक्षी जो है, जो आज़ाद आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाला है, वो किस तरह से एक पिंजरे में बैठकर बैठ सकता है और गा सकता है, जबकि उसका जन्म जो है वो खुले आसमान में उड़ने के लिए हुआ है. तो उसी प्रकार वो बताता है कि हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कि किस प्रकार से एक बच्चा जो है व्हेन फियर्स एनॉय, जब भय जो है उसे परेशान कर रहा है, तो वो कैसे अपने उन घंटों को स्कूल में बिता सकता है जब वो वहाँ पर परेशान है, भयग्रस्त है, डरा हुआ है. बट ड्रूप्स हिज वेंडर्ड विंग्स, यहाँ चिड़िया के लिए बोला गया है कि जब चिड़िया जो है पिंजरे में रहती है, वो अपने पंखों को बजाय उड़ने के, ऊपर उठाने के, वो नीचे झुका लेती है, क्योंकि वो पिंजरे में बहुत उदास है, दुखी है. उसी तरह से बच्चा जो है इसमें बताया जो गया है, वो बोल रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, बिकॉज ऑफ भय की, डर की वजह से. बट रूप्स हिज टेंडर विंग, जिस तरह से पक्षी जो है वो अपने पंखों को झुका लेता है जब वो पिंजरे में होता है, उसी तरह से बच्चा जो है जब वो क्लासरूम में होता है, तो इसी तरह से डर की वजह से वो झुककर बैठा रहता है, हेड डाउन कर लेता है, तो वो उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है. एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो भूल जाता है अपने आनंद के पलों को. यूथफुल स्प्रिंग, जिस तरह से बसंत में जो चिड़िया है वो चहचहाती रहती है इधर से उधर खुशी से, उसी तरह से बच्चा भी जो है वो अगर इसी तरह से उसको डर से रखा जाएगा बच्चों को स्टार्टिंग से ही, तो वो अपने जो यूथफुल स्प्रिंग है, मतलब यूथफुल स्प्रिंग का यहाँ पर से मतलब है कि आनंद भरा जो उनका समय है वो भूल जाएगा, वो पूरी तरह से फॉरगेट हो जाएगा. लास्ट स्टैंजा, ओ फादर एंड मदर, ओ माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड. अब यहाँ पे विलियम ब्लेक जो हैं वो बोल रहे हैं, एक बच्चे के थ्रू बोलते हैं, ओ फादर एंड मदर, ओ माता और पिता, इफ बर्ड्स आर निप्ड, यदि बर्ड्स का मतलब क्या होता है, कलियाँ, यदि कलियों को तोड़ लिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और बर्ड्स आर निप्ड, कलियों को तोड़ लिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और फूलों को नष्ट कर दिया जाए. मतलब जब पौधे पे स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसकी, वो कलियां खिलती हैं, कलियां होती हैं उसमें, फिर वो धीरे धीरे एक फूल बनता है. लेकिन अगर स्टार्टिंग में उनको हम तोड़ लें तो वो फूल नहीं बन पाता, वो वहीं पर ही नष्ट हो जाता है. एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, और उसी प्रकार जिस तरह से कोमल पौधा होता है उसको स्ट्राइप्ड, वंचित कर दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, बसंत में होने वाले आनंद से, तो इसमें बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, यहाँ तक देखते हैं पहले कि यहाँ पर कवि ने बताया कि ओ फादर एंड मदर, वो बोलते हैं कि ओ माता पिता. एक अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कलियों को तोड़ लिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे,
और फूलों को नष्ट कर दिया जाए, तो किस तरह से और एक कोमल पौधे को वंचित कर दिया जाए, उसके स्प्रिंग डेज से, उसके आनंद से उसको वंचित कर दिया जाए, तो वो किस तरह से खिलेगा, किस तरह से खुश रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर हम बच्चे का हम बोलें कि बाय सोरोज एंड केयर्स डिस्मे हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, ऑल द समर फ्रूट्स अपीयर। तो किस तरह से बाय सोरो एंड केयर्स, सोरो का मतलब होता है दुख, एंड केयर्स डिस्मे यानी निराशा, अत्यधिक यदि बच्चों को रोक टोक की जाए तो वो किस तरह से हाउ अपने आप को वो पनपेगा, किस तरह से वो अपने आप को ग्रो करेगा। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो किस तरह से जो समर है, ग्रीष्म जो है वो आनंद में होगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और किस तरह से जो ग्रीष्म जो है, ग्रीष्म में ऋतु में फ्रूट्स जो हैं वो प्रकट होंगे। तो ये पोयम थी आपकी विलियम ब्लेक की। इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कवि ने बोला है प्लांट्स को, फूलों को और बच्चों को कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह से अगर हम प्लांट्स में जो खिलने वाली कलियां हैं उनको हम पहले ही तोड़ लेंगे तो वो फूल नहीं बनेंगे, फूल पहले ही नष्ट हो जाएंगे। उसी तरह से यदि हम बच्चों को आवश्यकता से अधिक अंडर प्रेशर रखते हैं, उनको हर चीज़ के लिए रोक टोक करते हैं, तो वो किसी न किसी तरह से दब कर रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सेम एज ये है कि सिचुएशन कैसी भी हो आपको मैनेज करके चलना है। पढ़ाई भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है, खेलना कूदना भी इतना ज़रूरी है। लाइफ को हमें डिसिप्लिन करके चलना पड़ता है, मैनेज करके चलना पड़ता है कि किस तरह से हमें दोनों में बैलेंस करना है, खेलने में, अदर एक्टिविटीज़ में, और दूसरे जैसे पढ़ाई में भी। तो पढ़ाई भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है, कोई उबाऊ बोरिंग नहीं है, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डिपेंड है इस पर आपका। तो हमारे फ्यूचर के लिए आप फ्रूटफुल, आपको रिजल्ट, आपको करियर, ये सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर में तभी मिलेंगी जब आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे और खेलकूद भी करेंगे। हर चीज़ को बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये पोयम थी आपकी विलियम ब्लेक की, ये फिनिश हो चुकी है आपकी पोयम। होप यू अंडरस्टैंड द पोयम। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।